ये कहानी है तकरीबन 3-4 साल पहले की। वो भयंकर सर्दियों की रात थी और दिल्ली जैसे शहर में सर्दियाँ अकेले नहीं आती, वह अपने साथ लाती हैं कपकपाती हवाएं और घना कोहरा। और कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। उस दिन मेरी कार सर्विसिंग के लिए गई हुई थी और शाम 7 बजे के करीब मुझे सफदरजंग एनक्लेव से मयूर विहार जाना था अपने एक दोस्त रोहन से मिलने। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे मेरे पड़ोसी ने लिफ्ट दे दिया और रोहन से मैं काफ़ी टाइम बाद मिल रहा था। उसकी खूबसूरत सी वाइफ और उसकी 2 साल की बेटी से मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रहा था। उन सब से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। डिनर करते हुए और गप्पे मारते हुए कब 12 बज गए वक्त का पता ही नहीं चला। लेकिन बीच बीच में ये भी ख्याल आ रहा था कि आज मेरे पास कार नहीं है, इस वजह से थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। लेकिन अपने दोस्त से मैं 5 साल बाद मिल रहा था, इसलिए फिर ये भी सोचा कि किसी न किसी कैब से कोई कन्वीनियंस अरेंज हो जाएगा। इसलिए मैंने भी सोचा चिल। लेकिन फाइनली उस हैप्पी सी फैमिली को बाय बोलने का टाइम आ गया और मैं पार्किंग लॉट में उन सबको बाय बोल के आने लगा और मैं मोबाइल से कैब बुक करने लगा। स्ट्रेंजली मुझे कोई कैब ही नहीं मिल रही थी और ऐसे 15 मिनट बीत गए। फिर मुझे ध्यान आया, आज तो डेली न्यूज़ में कैब ड्राइवर की स्ट्राइक थी। ओह शिट, मुझे पहले क्यों नहीं याद आया, थोड़ा शायद जल्दी निकल जाता। सोचा रोहन से कहूँ क्या ड्रॉप करने के लिए, लेकिन फिर सोचा नहीं यार, उसकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी, उसे प्रॉब्लम होगी। और मैंने ऊपर वाले के भरोसे सड़क पर चलना शुरू कर दिया, इस भरोसे कि जैसे ऊपर वाले ने आधे टाइम लिफ्ट दिलवाई थी, हो सकता है ज़्यादा टाइम भी कोई बंदोबस्त हो जाए। सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे और लेदर जैकेट में भी मेरे हाथ सुन पड़ रहे थे। और बीच बीच में अकड़ी हुई उंगलियों से किसी ट्रैवल एजेंट, किसी कैब सर्विस को कॉल भी कर रहा था। इससे कोई फ़ायदा तो लेकिन हुआ नहीं, लेकिन मुझे नुकसान बहुत बड़ा हो गया। तन्हा रात में जो मेरा अकेला साथी मेरा फ़ोन था, वो भी अब डिस्चार्ज हो गया और डेड हो गया। चलते चलते तकरीबन मैं 3-4 किलोमीटर चल चुका और अब जो लोग मुझे 1-2 सड़क पर दिख रहे थे, वो भी अब दिखना बंद हो गए थे। और अब मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि अब ये सारा रास्ता मुझे अकेले ही चलकर तय करना होगा और साथ साथ मुझे वो कब्रिस्तान भी अकेले ही पार करना होगा, जहाँ न जाने कितने हजार लोग दफन हैं और शायद कई रूहें भी। बचपन में सुनाए गए सारे भूतिया किस्से अब मुझे याद आ रहे थे, जो मुझे डराने के लिए सुनाए जाते थे। लेकिन अब जाके वो सारे किस्से मुझे याद आ रहे हैं। ओह गॉड, मैं कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा, बस घर जाने का कोई जुगाड़ हो जाए। कहते हैं दिल से मांगी हुई दुआएं कबूल होती हैं और शायद डेस्परेशन में मांगी हुई दुआएं भी कबूल होती हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। ग्रेवयार्ड शुरू होने से थोड़ा ही पहले एक पुराने मॉडल की कार मेरे सामने आके रुकी। उस टैक्सी को देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी हुई और मेरे जो हाथ ठंडे पड़ चुके थे उसमें अचानक गर्माहट आने लगी। ये शायद टैक्सी को देखकर मेरे अंदर एक नई उम्मीद जगी थी। जब मैंने टैक्सी के अंदर झांक कर देखा, ड्राइविंग सीट पर एक लंबा चौड़ा दिखने में पंजाबी जैसा ड्राइवर बैठा था। उसने पुराने ज़माने की टैक्सी ड्राइवर वाली खाकी यूनिफॉर्म पहनी थी। उम्र कोई 40 के आसपास होगी। सांवला सपाट चेहरा, जिसके दाएं गाल पर एक बड़ा सा कट था। सर पर सफ़ेद बैंडेज बंधी हुई थी, शायद हाल ही में कोई चोट लगी थी। उसकी 2 गोल भूरी बड़ी आंखों को देखकर
मैं भूल ही गया कि मुझे कहाँ जाना है। बैठो, मैं छोड़ दूँगा। कब्रिस्तान से इस वक्त अकेले गुज़रना ठीक नहीं है। ड्राइवर ने भारी आवाज़ में कहा, मुझे सफदरजंग एन्क्लेव जाना है। बताते हुए मैंने मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया कहा और टैक्सी में बैठने लगा। बैठते ही मुझे बड़ी स्ट्रेंज फीलिंग आई। अचानक से गर्मी लगने लगी, जैसे वेदर टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया हो। मुझे पसीने आने लगे तो मैंने लेदर जैकेट उतार दी। टैक्सी तकरीबन 40 की स्पीड से चलने लगी। मैं उस टैक्सी का गौर से मुआयना करने लगा। वहाँ हीटिंग सिस्टम जैसा तो कुछ था ही नहीं। उसकी पुराने ज़माने की गद्देदार छोटी सी सीट थी। सीट के ऊपर एक साइड में लगा छोटा सा पंखा, एक काला सा खिड़की पर मीटर रेडियो पर ट्यून आकाशवाणी की, जिसमें ब्लैक एंड वाइट एरा के पुराने फिल्मी गाने बज रहे थे। यह सब देखकर मुझे 80 में बिताए अपने बचपन की याद आती। वैसे आपने इतनी पुरानी टैक्सी भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन की हुई है। मैंने तारीफ की, मगर वह कुछ नहीं बोला। वैसे आपने यह क्यों कहा कि कब्रिस्तान से इस वक्त अकेले गुजरना सेफ नहीं है? मैंने बातचीत जारी रखी। यह वक्त आत्माओं के घूमने का होता है और उस कब्रिस्तान में कुछ खतरनाक आत्माएं हैं। उसने ऐसे सीरियसली जवाब दिया जैसे उसका आत्माओं के साथ रोज़ का उठना बैठना हो। जवाब सुनकर मुझे हंसी आ गई। तो आपको यहाँ अकेले होने से डर नहीं लगता? मैंने हंसते हुए पूछा। वह चुप रहा। शायद यह खुद ही डरा बैठा है, इसीलिए मुझे बिन मांगे लिफ्ट दे दी। एक से भले दो होंगे, मैं यह सोचकर हंस पड़ा और मुझे अपना ही जवाब लॉजिकल भी लगा। मुझे खाली सड़क पर भी उसकी स्लो ड्राइविंग से लाहट हो रही थी। थोड़ी स्पीड बढ़ा लो यार, मैंने टोका। तेज स्पीड से एक्सीडेंट हो जाते हैं। उसकी आवाज़ में डर था। शायद हाल ही में किसी एक्सीडेंट से गुजरा है। गाड़ी के दरवाजे पर भी तगड़ा डेंट था। चलो कोई नहीं, पहुंच ही जाएंगे कभी ना कभी, मैंने खुद को समझाया। तकरीबन 30 मिनट बाद उसने ज़ोर से ब्रेक मारते हुए टैक्सी रोकी। मैंने सामने दाएं बाएं देखा तो कुछ भी नहीं था। पलक झपकते ही पता नहीं कहाँ से एक 16 साल का लड़का आ गया और टैक्सी में झांकते हुए बोला, भैया सरोजनी गवर्नमेंट स्कूल आप ड्रॉप कर देंगे क्या? मेरी स्कूल बस छूट गई है। बैठो। ड्राइवर ने उसे बैठा लिया। वह लड़का मुझे कुछ अजीब लग रहा था। वह स्कूल यूनिफॉर्म में था। इस वक्त रात के 1:30 बजे। इस वक्त कौन सा स्कूल चलता है? उस लड़के की यूनिफॉर्म, बैग, हेयर स्टाइल ऐसी थी जैसी वह आज का नहीं, कोई 30 साल पहले का स्टूडेंट हो। और यह देखकर तो मैं दंग ही रह गया कि इतनी सर्दी में भी उसने कोई स्वेटर वगैरह नहीं पहना था। उसकी शर्ट और माथा पसीने में ऐसे भीगे थे जैसे कब से चिलचिलाती गर्मी में खड़ा हो। लड़के के बैठते ही टैक्सी चल पड़ी, मगर मुझे अपनी तबीयत कुछ खराब लगने लगी थी। मुझे टैक्सी में बेहद सफोकेशन होने लगा। मैं विंडो ग्लास नीचे करना चाह रहा था, मगर वो जैम था। तभी रेडियो पर गाने के बीच में एक ऐड आया। अरे, यह ऐड तो मैं बचपन में सुनता था। यह अभी भी आता है क्या? इस पुरानी आउटडेटेड फेयर टैक्सी में पुराने गाने और एडवर्टाइजमेंट सुनते हुए लग रहा था कि जैसे मैं
आज के नहीं बल्कि 30 साल पहले के किसी सफ़र में बैठा हूँ। ऊपर से वह लड़का, मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। कुछ ही मिनट में ड्राइवर ने पुराने स्कूल के बाहर टैक्सी रोक दी। उस लड़के ने ड्राइवर को 10 रुपए दिए और उतर गया। मैंने देखा लड़का स्कूल की बिल्डिंग की ओर बढ़ा और देखते ही देखते कोहरे में गायब हो गया। स्कूल के गेट पर ताला था, वहाँ कोई भी नहीं था। तो वह लड़का गया तो गया कहाँ? 10 रुपए लिए आपने, मैं हैरान था। हाँ, यही रेट है तो यही लूँगा, कहते हुए ड्राइवर ने आगे गाड़ी बढ़ा दी। वह सरोजनी नगर के पुराने मैदान के सामने फिर से रुका। मुझे याद आया 2 साल पहले यहाँ सरकारी अपार्टमेंट हुआ करते थे, फिर उन्हें गिरा दिया गया था। तब ये जगह यूं ही खाली पड़ी। अंधेरा बहुत था, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं यह सोच रहा था कि इसने यहाँ टैक्सी क्यों रोक दी। तभी उस अंधेरे को चीरते हुए 2 झुर्रीदार बूढ़े चेहरे टैक्सी की फ्रंट विंडो पर दिखे। वो कोई 80 साल के आसपास का सीनियर सिटीजन कपल था। बेटा, हमें सफदरजंग हॉस्पिटल जाना है, उस बुजुर्ग ने कहा। दोनों दिखने में काफी बीमार लग रहे थे। ड्राइवर ने अंकल को आगे बिठा लिया और उनकी पत्नी पीछे मेरे साथ बैठ गई। आंटी अपने पति से कुछ न कुछ पूछ ही रही थी कि घर का दरवाज़ा तो ठीक से बंद किया। इन सरकारी घरों का कोई भरोसा नहीं। और गैस भी चेक कर ली थी ना, सारी रिपोर्ट ले ली। वो दोनों मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे जैसे मैं वहाँ था ही नहीं। डॉक्टर को फ़ोन कर लिया था ना? उन्होंने फिर से पूछा। ओह, भूल गया। हमेशा ऐसे ही करते हो आप कोई काम ठीक से नहीं करते। वो कांपती आवाज में डांटने लगी। बेटा, दाईं ओर एक पीसीओ आएगा, वहाँ जरा गाड़ी रोक लेना, एक फ़ोन करना है। आंटी ने ड्राइवर से गुजारिश की। स्मार्टफोन के दौर में पीसीओ, इन लोगों के पास मोबाइल नहीं है क्या? मैं सोच ही रहा था कि ड्राइवर ने दाएं ओर लेकर टैक्सी रोक दी। जाइए, सामने से फ़ोन कर लीजिए। वो बुजुर्ग टैक्सी से उतर गया, मगर मुझे तो वहाँ दूर दूर तक कोई पीसीओ नज़र ही नहीं आ रहा था। वो आंटी ज़ोर ज़ोर से खांस रही थी। मैंने उन्हें पानी ऑफर किया, मगर वह मुझे पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। मैंने उन्हें ध्यान से देखा। उनके हाथ में किसी डॉक्टर का लिखा प्रिस्क्रिप्शन था। यह क्या? प्रिस्क्रिप्शन पर यह कौन सी तारीख है? 7 मई 1982। इतना पुराना प्रिस्क्रिप्शन। पीसीओ लगता है आज मुझे कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई। शायद सेंस में नहीं हूँ। कैसे कैसे इल्यूजन हो रहे हैं, जैसे कि किसी पुराने सफ़र का हिस्सा बन गया हूँ। तभी मेरी नज़र उनके पैरों पर पड़ी। मैं सदमे में आ गया कि यह क्या, इनके पैर तो उल्टे हैं। तो क्या यह भूत है? मैं पूरी तरह डर गया। चिल्लाना चाह रहा था, टैक्सी के उतरना चाह रहा था, भागना चाह रहा था, मगर जैसे मेरा खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया था। यह क्या? मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ है क्या? यह कोई सपना चल रहा है जो मैं टैक्सी में बैठ नींद में देख रहा हूँ? मैं जितना समझने की कोशिश कर रहा था उतना ही उलझता जा रहा था। हालत मेरे काबू में नहीं थे। वो अंकल टैक्सी में आकर वापस बैठ चुके थे और मैं डरा सहमा सब कुछ चुपचाप देख रहा था। कितनी बार कोशिश की कि ड्राइवर को इशारे से कुछ बताऊं, मगर वह भी अपनी धुन में मस्त था। कुछ ही मिनट में ड्राइवर ने उन्हें अस्पताल के बाहर ड्रॉप किया। वह भी बस
10 रुपए में वह धीरे धीरे चलने वाले बूढ़े टैक्सी से उतरते ही कहाँ गायब हो गए, पता ही नहीं चला। बस मुझे अब इतना सुकून था कि मेरा घर अब आसपास ही था। मैं तुम्हें सफदरजंग की टैक्सी स्टैंड छोड़ दूंगा, मैं उससे आगे नहीं जाता, ड्राइवर ने कहा। मुझे भी थोड़ा रिलीफ मिला कि चलो अब मैं इस खौफनाक सफ़र से बाहर निकलूंगा और आज के बाद उस कब्रिस्तान वाले रास्ते पर कभी नहीं जाऊंगा। कुछ ही मिनट में टैक्सी स्टैंड आ गया। टैक्सी के रुकते ही मेरा शरीर हिलने डुलने के काबिल हुआ। मैंने तेजी से टैक्सी का लॉक खोला और तुरंत बाहर निकल ऐसे भागा जैसे कोई बुरा साया मेरे पीछे पड़ा हो। तभी याद आया, मैंने टैक्सी का भाड़ा तो दिया ही नहीं। मैं तुरंत पीछे मुड़ा तो देखा वहाँ कोई नहीं था। मैंने आसपास नजरें दौड़ा ली, मगर दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं फिर डर से थर-थर कांपने लगा। कहाँ वह ड्राइवर भी भूत तो नहीं था? सोचकर मेरी हालत खराब हो गई और मैं तेजी से घर भाग लगा। मुझे नहीं पता था कि यह जो मेरे साथ घटा है यह हकीकत है या कोई सपना, मगर मैं एक पल के लिए भी उस नाइटमेयर को कंटिन्यू रखना नहीं चाहता। अगले दिन थोड़ी देर में मेरी आँख खुली। रात का नशा भी उतर गया था। मैं अपने बिस्तर पर सही सलामत था, फिर भी वह खौफनाक सफ़र मेरे दिमाग पर हावी था। वो ड्राइवर, टैक्सी, लड़का, सभी के चेहरे मेरे आंखों के आगे सवाल बनके घूम रहे थे, जिनके जवाब ढूंढने मैं सुबह उस टैक्सी स्टैंड पर पहुंच गया जहां रात मुझे उस टैक्सी ने ड्रॉप किया था। हल्की हल्की धूप में ठीक वैसी ही एक काली पीली टैक्सी उसी जगह पर खड़ी थी, धूल और जालों में लिपटी हुई। उसके चारों टायर पिचके हुए थे। यकीन नहीं हो रहा था कि रात इसी ने मुझे ड्रॉप किया था। इसीलिए मैंने विंडो ग्लास से धूल हटाकर अंदर झांकने की कोशिश की। डैशबोर्ड पर लगे साईं बाबा का स्टैचू, राइट बैक डोर पर गहरा डेंट, पीछे शीशे पर एक पुरानी पिक्चर, सत्ते पर सत्ता का बड़ा सा स्टिकर, यह सब देखकर मैं दंग रह गया और उस खौफनाक रात को मैं याद नहीं करना चाहता। आज भी वो मंजर मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।